गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा कल पिछले 2 वीडियो में हमने पढ़ा था पोएट्री सेक्शन से चौथा पार्ट आपका वे आँखें। ठीक है, तो 2 वीडियो आपकी जा चुकी हैं, ये तीसरी वीडियो है और ये लास्ट पहरे इसमें आएंगे। तो आप जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो शुरू से देख लें और फिर आगे इस वीडियो पर आएं। तो हम आगे चलते हैं। किसान की दुर्दशा के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, तो यहाँ पर भी किसान की दुर्दशा के बारे में किसान बताता है कि जैसे उसका घर बार बिक गया, खेती बाड़ी बिक गई, बैल बिक गए, गाय जो है वो भी बिक गई। अब कहते हैं उसकी पत्नी जो है वो भी मर गई और उसकी छोटी बच्ची जो थी माँ का दूध न मिलने के कारण वो भी मर गई और उसका जो बेटा है वो भी कारकुनों ने मार दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारी कहानी आगे बढ़ गई थी इस कविता की। अब आगे चलते हैं। आगे कवि कहता है कि घर में विधवा रही पौतहू, यानी उस किसान के घर में सिर्फ एक विधवा पौतहू। ठीक है, पौतहू का मतलब होता है पुत्र वधू, यानी कि बेटे की जो वाइफ थी उसको पुत्र वधू कहा गया है। कहते घर में सिर्फ वही थी, घर में विधवा रही पतोहू। कहते वो पतोहू ही अर्थात पुत्र वधू ही उसके घर में विधवा थी, यानी औरत के नाम पर सिर्फ वो विधवा बची थी। लक्ष्मी थी, कहते चाहे वो भले ही विधवा रही हो लेकिन मेरे घर की लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घातिन, यद्यपि का मतलब हालांकि, पति घातिन, घातिन का मतलब पति को मारने वाली। कहते हालांकि वो मेरे घर की लक्ष्मी थी लेकिन लोग उसे पति की हत्यारिन कहते थे, अर्थात ये कहते थे, आरोप लगाते थे कि तूने अपने पति को मरवाया है। यानी सारे गांव वाले आरोप उस पर लगाते थे, लेकिन वो तो कहता है वो तो विधवा थी और मेरे घर की एकमात्र औरत अर्थात लक्ष्मी थी, लेकिन लोग उसे पति की हत्यारिन कहते थे। पकड़ मंगाया कोतवाल ने। अब लोग क्या, जो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें भी पुलिस वालों ने पति को मारने का आरोप लगाकर पकड़ मंगाया कोतवाल ने। कोतवाल का मतलब होता है जो थानेदार होता है, चौकी में हेड होता है उसको। कहते कोतवाल ने पकड़ मंगाया, कहते ले आओ उसकी पत्नी को। ठीक है, इसी ने मारा है उसको, खुद मार दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी ऐसा कह के उन्होंने क्या कर दिया, थानेदार ने उसे उसमें बुलाया, थाने में बुलाया कि तुम्हें जांच पड़ताल करनी है, पूछताछ करनी है, उसने उसके पति को मारा है, क्योंकि सारे गांव के लोग कह रहे हैं इसलिए उसको बुलाया जाए। डूब कुएं में मरी एक दिन, कोतवाल ने उसे अपने थाने में बुलाया। डूब कुएं में मरी एक दिन, वो भी एक दिन डूब कर कुएं में मर गई। अब बात यहाँ पर ये है कि जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो, यानी कई बार आपने केस सुने होंगे कि वर्दी भी दागदार हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि थानेदार ने भी उसकी पत्नी के साथ हैवानियत की। ठीक है, उसे अपनी हवस का शिकार बनाया या उसको मतलब छेड़छाड़ का जो आरोप है वो उस पर लगाया। तो इस तरह से वो कलंकित हो गई और उसने सोचा कि जीने से तो अच्छा है, इस कलंक से तो मैं कहीं मर जाऊं डूबकर। इसलिए उसने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को मतलब सहन नहीं कर पाई, अपनी जो बेइज्जती उन्होंने की कोतवाल ने थाने में, तो उस शर्म के मारे वो कुएं में डूबकर मर गई। ठीक है, तो किसान कहता है वो एकमात्र विधवा थी, मेरे घर की लक्ष्मी थी, लेकिन लोग उसे पति की हत्यारिन कहते थे और थानेदार ने इस आरोप में उसे अपने थाने में बुलाया और अपनी हैवानियत और हवस का शिकार बनाया। अब वो अपनी इस लोक लाज के कारण वो कुएं में डूबकर एक दिन उसने भी जान दे दी, अर्थात घर में अब कोई नहीं बचा। आगे चलते। खैर पैर की जूती जोरू। अब किसान कहता है खैर कोई बात नहीं, पैर की जूती जोरू, यानी पैर की जूती का मतलब है ना के बराबर। ठीक है, जिसका कोई सम्मान नहीं है। जोरू का मतलब यहाँ पर पत्नी से है, घरवाली से है या औरतों से है। तो किसान कहता है कि उस समय
यानी कवि ने ये भी दिखाया कि उस समय औरतों को कोई ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलता था। लोग जो हैं यानी कि जो पुरुष वर्ग है, पुरुष प्रधान जो समाज है, उस समय औरत को पैर की जूती समझता था। जैसे पैर की जूती आपकी खराब हो जाती है, आप बदल लेते हैं, आप दूसरी पहन लेते हैं। कहते इसी तरह से पत्नियों को भी उस समय सम्मान नहीं मिलता था, औरतों को मतलब सम्मान नहीं दिया जाता था, उसे पैर की जूती समझा जाता था। इसलिए किसान ने कहा खैर कोई बात नहीं, मेरी पत्नी मर गई तो कोई बात नहीं, कहते वो तो पैर की जूती है, ठीक है, जोड़ू, एक न सही दूसरी आती। कहते हैं पत्नी एक ना सही, अगर पत्नी एक नहीं भी होती तो दूसरी ले आता, यानी कि मेरे बेटे के या मैं दूसरी शादी कर लेता। पर जवान लड़के की सुध कर, लेकिन कहता है ये सब तो हो सकता था, भाई लड़के की पत्नी मर जाती तो मैं दूसरी ले आता, या मेरी पत्नी मर जाती तो मैं दूसरी पत्नी ले आता, ठीक है। जैसे हम पैर की जूतियां बदल लेते हैं, चप्पलें बदल लेते हैं, उसी तरह से क्या है दूसरी पत्नी आ सकती थी। पर जवान लड़के की सुध कर, लेकिन कहता है मैं अपने जवान लड़के को जब याद करता हूँ, यानी कि पत्नी का स्थान तो दूसरी पत्नी ले लेती, लेकिन जवान लड़के का स्थान कोई नहीं ले सकता। कहते जब मैं अपने जवान लड़के को याद करता हूँ, सुध करना मतलब उसे याद करना, कहते जब मैं अपने जवान लड़के को याद करता हूँ, सांप लौटते फटती छाती, यानी कि मेरा कलेजा जो है वो छलनी छलनी हो जाता है और फटती छाती, और ऐसा हृदय विदारक, यानी कि हृदय में ऐसी पीड़ा उठती है कि मेरा रो रो कर बुरा हाल है। किसको सुनाऊं कि मेरा जवान बेटा मारा गया, यानी कि जितना भी मेरे घर पर अत्याचार हुआ वो सब सहनीय है, वो लिया जा सकता था, लेकिन जवान लड़के को जाना मेरे लिए वास्तव में ही मेरी छाती फटती है, मेरा दिल रोता है, ठीक है, और मेरी छटपटाहट भी मेरे मन में, सांप लौटने का मतलब यहाँ पर जो कारकुनों ने मार दिया उसके प्रति जो बदले की भावना है वो भी है, लेकिन मेरी छाती भी फटती है अपने बच्चे को जब मैं याद करता हूँ। आगे किसान कहता है कि ये सब कुछ हो गया, अर्थात उसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, दुख आए, लेकिन उसने सहन किया। कहते पिछले सुख की स्मृति आंखों में, ये जो मेरा पिछला सुख है अब उसके जीवन में सुख नहीं है, सब कुछ उसका बर्बाद हो चुका है, लुट चुका है, अब वो असहाय हो चुका है, सिर्फ उसकी आंखों में रोने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए पहली पंक्ति में कहा गया था कि उसके आंखों में नीरव रोदन, बस आंखें जो है वो जल से भरी रहती हैं, आंखों से आंसू बहते ही रहते हैं। अब करे भी क्या, कहते पिछले सुख की स्मृति आंखों में, अब तो जो पिछला सुख था, यदि उसका जो फलता फूलता परिवार था, लहलाते खेत थे, हरा भरा आंगन था उसके घर का, कहते सब कुछ बर्बाद हो गया। कहते वो जो सुख है उसकी यादें जब मेरी आंखों में आती हैं, क्षण भर एक चमक है लाती, कहते पल भर के लिए मेरी आंखें चमक उठती हैं, यानी कि जब मैं उन खुशी के दिनों को याद करता हूँ, अपने खुशहाल जीवन को जब याद करता हूँ, तो मेरी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। लेकिन तुरंत शून्य में गढ़ता वह चितवन, लेकिन कहते हैं उसके तुरंत बाद ही गढ़ता चितवन, चितवन का मतलब यहाँ मन से है, लेकिन कहते फिर से मन उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ है ही नहीं। कुछ पल के लिए वो खुशी आती है और फिर से मेरा मन क्या है, बिल्कुल सूना हो जाता है, तीखी नोक सदृश बन जाती, और मेरी आंखें आसमान में ऐसे देखती हैं जैसे कोई तीखी नोक गढ़ रही हो, अर्थात लगातार मैं आसमान को निहार रहा हूँ, जैसे मेरी आंखें आसमान में छेद कर देंगी तीखी नोक की तरह। कहते उसी तरह से मेरा हृदय जो है बार बार, मेरी सूनी आंखें जो हैं सिर्फ आसमान को निहारती रहती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय में किसानों की जो दशा थी, अच्छे फलते फूलते परिवारों को भी उस समय साहूकार जो लोग होते थे वो कर्ज न देने के कारण उनकी ऐसी दुर्दशा कर दिया करते थे। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। तो यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि आज़ादी के पहले ही नहीं, आज़ादी के बाद भी हमारे जो किसान वर्ग है ज़्यादा हालत उसकी अच्छी नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो फलते फूलते परिवार को छोड़कर आत्महत्याएं कर रहे हैं, या फिर खेती बाड़ी का काम ना करके वो सिर्फ इसी तरह से इस किसान की तरह असहाय हैं, या किसी मतलब जो हमारी सरकारी व्यवस्था है
उसने विकास के नाम पर कि हम विकास करेंगे, यहाँ पर सड़कें बनेंगी, फैक्ट्रियाँ आएंगी, तुम्हें मुआवजा मिलेगा, ऐसे लोगों की ज़मीनें हड़प ली हैं और उन्हें कुछ भी मुआवजा नहीं दिया गया है, या दिया भी गया है तो जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता। अब ऐसे में बेचारे किसान क्या करें? तो उन किसानों की जो मतलब व्यवस्था है, गरीबी की जो दशा है, उसका मार्मिक चित्रण किया है कि किस तरह से कोई भी परिवार मतलब हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाता है, ब्याज में कर्ज में डूबकर और आर्थिक परेशानी का सामना करते समय वो इस तरह के हालात से गुजरता है, लेकिन उस बेचारे की पीड़ा को कोई नहीं समझता। तो ये दिखाया गया है कि किसान जो है वो अन्नदाता होता है, ठीक है, तो उसे भी मतलब इस तरह से हंसना खेलना या मतलब उसका जो जीवन है चलता रहना चाहिए, या किसी तरह की और उसे नौकरी देनी चाहिए। अगर हम उसकी ज़मीन या कुछ भी ले रहे हैं तो विकास के नाम पर उसे मतलब अच्छा उसका आर्थिक विकास किया जाए, लेकिन हम उसे किनारे पर छोड़ देते हैं, ठीक है, एक तरफ कर देते हैं। ज़मीन ली, पैसा दिया और हिसाब बराबर, और हम उसे ऐसे ही किसी भी हालत पे छोड़ दें। अब उसके पास ना खेती है ना जॉब है उसके पास, तो आर्थिक परिस्थितियों का सामना ऐसे किसानों को बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो इस तरह से सरकार को ऐसे किसानों पर, जो गरीब किसान हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। आप पूरी वीडियो देखें, आगे लगातार जो भी चैप्टर आपके चलते रहेंगे वो है। लगभग मैं फिर दोहरा रही हूँ, ये वीडियो दोबारा से शुरू की जा रही हैं जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं, या वो बच्चे जो सेशन में बाद में जुड़े हैं उनके लिए भेजा जा रहा है, और जिन्होंने देख ली हैं उनके लिए रिवीजन है। जैसे ही पोइट्री ख़त्म हो जाएगी रीडर सेक्शन होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको PDF की ज़रूरत है, ठीक है, कि मतलब हमारे क्वेश्चन आंसर नहीं है, कॉपी पूरी नहीं है, तो आप हिंदी के कमेंट बॉक्स में आप अपना पर्सनल नाम लिखें, ठीक है। तो अगर रिक्वायर करेंगे तो मैं PDF भी डालती रहूँगी, यानी क्वेश्चन आंसर की जो PDF है वो भी आपको डलती रहेगी। आपको किसी अदर बच्चे से कॉपी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। कमेंट आपको हिंदी होमवर्क में ही लिखना है अपने नाम के साथ। नाम नहीं लिखोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा किस बच्चे को चाहिए, ताकि मैं उसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकूं और उसको PDF भेज सकूं। ठीक है बेटा, आपकी हर मदद के लिए हम लोग तैयार हैं। आप सिर्फ अपने घर पे सेफ्टी के साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि ये कक्षाएं सीनियर हैं और आपको पढ़ना भी है। धन्यवाद।